और आप देखेंगे अगर हिस्ट्री में किसी रिलीजन के देखेंगे सबसे ज़्यादा लोग किस रिलीजन के मारे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रिश्चियनिटी में मारे गए लोग, उसके बाद इस्लाम में, फिर आप अपने यहाँ देखेंगे आकर के क्रिश्चियनिटी में क्यों मारे गए, क्योंकि मतलब कंसिस्टेंट वॉर्स चल रहे हैं। और क्रूसेड एक मैंने बताया था कि 1000 साल बाद लोगों ने वहाँ जाना शुरू किया फ़लस्तीन में, और फिर वो वॉर शुरू हुआ। तो इसलिए वहाँ पे लोगों की कोई वैल्यू नहीं थी। जो मैंने इंक्विजिशन आपको बताया था, इंक्विजिशन में ये तक होता था कि फेस्टिवल मनाए जाएंगे, और उस फेस्टिवल में जिन लोगों को जलाया जाना है इंक्विजिशन के बेस पे उनको इकट्ठा कर लिया जाएगा, लकड़ियों के ढेर इकट्ठे होंगे, उसमें आग लगाई, उसमें आदमियों को फेंका जाएगा, आदमी औरत। ये कहीं हुआ है हिस्ट्री में, कहीं ह्यूमन हिस्ट्री में? तो ये तो जो सती थी तो बहुत छोटी प्रथा है ना, मेरा उस दिन लेक्चर इसी बात से शुरू हुआ था ना। तो ये होता था, राजा बैठे हुए हैं, पॉप बैठे हुए हैं, और उन्होंने देखा कि 50 लोग जो है, 100 लोग जो हैं, ये इंक्विजिशन में ये दोषी पाए गए हैं और इनको जला दिया जाएगा। दिस वॉज द सिस्टम। ऐसे में कोई अगर निकल के आएगा और इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस की, ह्यूमनिज्म की बात करेगा, तो वो इम्पैक्ट डालेगा। और बताइए, ये क्वेश्चन मैंने दिया है, व्हाट वर द की सोशल कल्चरल एंड रिलीजियस चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द रेनेसा रिफॉर्मेशन रेवोल्यूशन इन यूरोप। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको जब स्टार्ट करेंगे लिखना इस क्वेश्चन को, तो पहले पैरा में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज बताना पड़ेगा कि चेंज की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर उसके बाद आप उसमें सोशल कल्चरल रेनेसा रिफॉर्मेशन और रेवोल्यूशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये बताएंगे, और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, चीज़ें बताएंगे। तो मेरे डिस्कशन में हमने 60 70 80% तक इसका आंसर हम लोग पिछले दो दिनों में डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू कंपाइल द लेक्चर्स व्हाट आई डिलीवर्ड, तो यू विल बी एबल टू राइट द क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप अच्छा क्वेश्चन लिखेंगे, अगर आप लिखने का प्रयास करेंगे तो हम भी प्रयास करेंगे चेक करने का। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट क्लास, यहाँ किसी को कुछ दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, है ना? कोशिश करना लिखने की। अगली क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन कर लूँ किसी से, फिर मैं अगला स्टार्ट करता हूँ। कौन बताएगा, बताओ, रेज योर हैंड, हु विल गिव द आंसर। कोई वीर वीरांगना? अरे बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बताओ, आप बताओ कॉर्नर में, क्या नाम है आपका? वर्षा, बताओ, रिफॉर्मेशन बताओ, रिफॉर्मेशन क्या है? जो हमने कल डिस्कस किया था वो रिफॉर्मेशन। अच्छा एक चीज बताइए, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आप लोगों को हो सकता है ये भी लग रहा हो कि मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं पहुंच रहे हैं, ये मॉडर्न ही हिस्ट्री है, यही है सब कुछ, बाकी तो फिर आप कर ही लोगे जो भी करना है ना? बताओ, कल जो बता, कल थी आप क्लास में? कल नहीं थी? बहुत बढ़िया। कैसे बता पाओगी? अच्छा बताओ, क्या बताओगी? जी, तो ठीक है। अभिषु बताओ, व्हाट इज रिफॉर्मेशन स्टडी वी डिस्कस्ड? रिफॉर्मेशन क्या है जो हमने कल डिस्कस किया? ठीक है, कल मैंने जो बताया उसके बाद उसको लेकर के बताओ उस कंटेक्स्ट में। हाँ, आप बताओ।
राइट। कल जो मैंने पढ़ा है तो उसके आपने नोट्स तो बना लिए होंगे ना, पॉइंट अपने पढ़ाते समय बना लिए होंगे ना। डू आई नीड टू डिक्टेट समथिंग? कल वैसे मैंने कहा तो था, अगर नहीं बनाया तो मैं कुछ लिखा दूँ, अदरवाइज तो आगे बढ़ते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। तुम बताओ जरा, रिवॉल्यूशन क्या है? रेवोल्यूशन की जब बात कर रहे हैं हमने, रेनेसा, रिफॉर्मेशन, रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन क्या है उसमें? कल कम डिस्कस किया था मैंने रेवोल्यूशन पे, बट क्या है वो? इकोनॉमिक रेवोल्यूशन, ये तो सब लोग मान के चलो कि सारी चीजें जो कुछ भी हो रही है इकोनॉमिक रेवोल्यूशन पे ही हो रही है ना। अगर इकोनॉमिक रेवोल्यूशन नहीं तो कुछ भी नहीं है, होता ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती ना उसके बाद तो फिर किसी को। वो रिफॉर्मेशन था। वही थोड़ा सा और पढ़ते पढ़ते ना अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कहीं कोई भी दिक्कत किसी को आए, क्योंकि बाहर जाके बार बार कहोगे ना चर्च के लोग करप्ट हो गए, तो यहाँ चर्च के लोग नाराज हो जाएंगे। और दूसरी बात, मैं एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार वीडियोस ऑनलाइन भी चले जाते हैं। दिस इज़ माई डिस्क्लेमर कि मैं आपसे जो भी बात कह रहा हूँ चर्च की या किसी भी रिलीजन की, तो वो अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इस वक्त। आई एम टॉकिंग अबाउट द यूरोप, और कम से कम 1000 पहले साल की बात कर रहा हूँ, 1000 पहले की बात कर रहा हूँ। ठीक है? तो ये क्लियर रहना चाहिए सबको। जैसे मैं कभी बाइबल की बात करूँगा, कभी और होली बुक्स कुरान की बात करूँगा, माई इंटेंशंस आर वेरी क्लियर, वो किसी को हर्ट करने के नहीं है। ठीक है? तो उसमें क्या होता है, क्लास में बैठे हुए लोग अपने उसे आज अपने आप से मत कनेक्ट करिए, उस वक्त की कंडीशन से देखिए कि उस वक्त की कंडीशन चल रही है वो, है ना। तो ये चीज़ें जो है रिफॉर्मेशन और रेनेसा, तो समझ में आ गया कि रेनेसा वाज द रीबर्थ ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ दैट पीरियड। ठीक है? और रिफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिफॉर्मेशन पे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं आज, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि पहले एक बार हम वो मुझे दिस वन, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं चीज़ों को। नहीं, वो रिवाइज नहीं, मैं दूसरी रिवाइज करता हूँ। मैंने बताया था, स्टार्टिंग की थी आपसे बिग बैंग की, ये तो किया था। और बिग बैंग से हमने, बिग बैंग की थियरी से प्लेनेट अर्थ बनाया, यही तो था एग्जिस्टेंस लाइफ का। और प्लेनेट अर्थ पे एक ऑर्गेनिज्म आया, वो मैंने बताया था कि एटम और मॉलिक्यूल से बना। उस ऑर्गेनिज्म का जब डिवीजन हुआ तो बहुत सारे लोग थे, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट था होमोसेपियंस, जो हम हैं। होमोसेपियंस का मतलब था वाइज मैन, यही तो बताया था। अभी तक तो कोई बात नहीं थी, इतनी बात थी। ये प्लेनेट अर्थ को आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि दिस वाज, इसको पेंजिया बोलते, कुछ ऐसे ही बोलते हैं ना। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पेंजिया जो है कॉन्टिनेंट्स में चला गया। ठीक है? कॉन्टिनेंट्स पता होंगे आप लोगों को, कुछ लोगों को नहीं भी पता होंगे। बताओ कितने कॉन्टिनेंट है? कौन कौन से? कौन कौन से? बहुत बढ़िया। ठीक है, 7 हो गए। ठीक है, 7 हो गए, इन्होंने बता दिया है, कोई नहीं है ना। अब ये जो 7 कॉन्टिनेंट इधर उधर हो गए, इन्हीं 7 कॉन्टिनेंट पे ये होमोसेपियन डिवाइड हो गया। यही तो हुआ होगा, धरती अलग अलग होती चली गई। ठीक है? और वो होमोसेपियंस डिवाइड हो गए चारों तरफ। जो होमोसेपियंस यूरोप में पहुंचे हैं, वहां पे क्या है? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का क्या डेवलपमेंट हुआ, कैसे क्रिश्चियनिटी आई,
ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। और क्रिश्चियनिटी के अंदर ही हमने पढ़ा है चर्च, ठीक है। और चर्च में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ कि चर्च एट अ टाइम बिकम अ बिगेस्ट लैंड ओनर। जब चर्च सबसे बड़ी लैंड ओनर बन गई, इसका मतलब चर्च का मतलब हो गया चर्च के जो इंचार्ज लोग हैं वो लैंड ओनर्स बन गए, पोप बिशप ये लैंड ओनर्स बन गए। तो किंग, चूंकि क्या सिस्टम क्या था कि रिलीजियस हेड तो पोप था, मैं वेस्टर्न रोमन एम्पायर की बात कर रहा हूं। वेस्टर्न रोमन एम्पायर में पहले पोप थे, और पोप ने ही एम्परर चार्ल्स मर्टल को लेकर के आए थे, पोप है ना। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पोप और किंग के कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। जब पोप और किंग के थोड़े थोड़े कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए, तो पब्लिक, जैसे मैं पोप हूं ये किंग है, ठीक है, और आपकी नजर में हम दोनों ही जो हैं वो भगवान का रूप है, वी आर द सन ऑफ गॉड, ठीक है। क्यों, मैंने ये भी बताया था कि इसी होमो सेपियन ने एक मिथ क्रिएट किया है, और मिथ से क्या हुआ, रिलीजन बना। मिथ क्यों जरूरी था कि मैंने बताया था कि लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स को साथ लाना है तो एक कॉमन मिथ डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये जो क्रिएट करने में जो थे होमोसेपियंस टॉप पे जो थे, आप लोगों को तो पता है कि हम लोग भगवान के रूप है, हम लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हम पर लैंड ज्यादा है, इन पर अंदर ही अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। और कॉन्फ्लिक्ट आपने देखे भी यूरोपियन हिस्ट्री में, मैंने बताया था फ्रेडरिक टू जो थे वो पोप से मिलने जा रहे हैं, नंगे पैर जाना था बर्फ में, फिर वो खड़े रहे 2 दिन बाहर, तब जाके पोप से मिले। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं किंग के अंदर ही था कि पोप के पास ज्यादा वो है, प्रॉस्पेरिटी है, पावर ज्यादा है, क्योंकि सब कुछ पोप पर ही नियत था। तो आप लोगों ने क्या किया, पब्लिक ने क्या किया, दे हैव स्टार्टेड डाउटिंग द अथॉरिटी ऑफ किंग एज वेल एज द पोप। उन्होंने कहा यार ये बात तो कुछ मजा नहीं आ रहा, तो भगवान के लोग हैं, क्यों इतना प्रॉपर्टी के लिए सबके लिए परेशान है। जब ये डाउट क्रिएट होने लगा सोसाइटी के अंदर, तो अलग अलग ऑर्डर्स भी आने लगे चर्च के अंदर। जब ये डाउट क्रिएट हुआ, तब जाकर के वो चर्च ने क्या किया, चर्च ने और किंग ने मिलके, अरे ज्यादा डाउट मत करो, ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट मत करो, पब्लिक हमें मानेगी नहीं। तो उन्होंने सिस्टम शुरू किया इंक्विजिशन का। इंक्विजिशन वॉज स्टार्टेड इन स्पेन। स्पेन वॉज वंस अपॉन अ टाइम, स्पेन वॉज अ पावर सेंटर, ठीक है। इंक्विजिशन वहां स्टार्ट हुआ। अब इंक्विजिशन में क्या था कि आपको हम वैसे तो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे, कितने लोग कंट्रोल करेंगे, कुछ लोगों को बुला करके, डरा करके, धमका करके, और कहेंगे तो यू आर अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ द गॉड, चर्च अथॉरिटी ऑफ द गॉड। तो whosoever are doubting the authority of the church or a god, if he is a man, he is considered to be an heretic, and if she is a woman, she is considered to be a witch. heretics and witch, इंडिया में विच का मतलब दूसरा है, बट ये विच यहां से कॉन्सेप्ट आया। विच का मतलब ये क्या कहते थे, ये जो है इसके अंदर कोई डेविल पावर, अगर इसने चर्च के खिलाफ बोला तो इसके अंदर कोई डेविल एंटर कर गया है, विच है। और इसके अंदर भी कोई डेविल एंटर कर गया, मेल है, तो इसको हेरेटिक बोलते थे, हेरेटिक्स एंड विच। अब जितने भी हेरेटिक और विच सोसाइटी में हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्विजिशन दे आर बीइंग बर्न इन अ सोसाइटी, ठीक है। तो इसी में क्या हुआ कि मैंने स्टोरी जो आपको बताई थी प्रोफेसर हस की, ठीक है। अब ऐसे ही अब सोसाइटी में क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे ही लर्नेड लोग, दे हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, ठीक है। हस प्राग यूनिवर्सिटी के थे, ये भी चर्च के खिलाफ बोल रहे हैं। हस के जो फॉलोअर्स थे हसाइट्स कहलाए, ठीक है। और हसाइट्स ने मूवमेंट चला करके क्रिश्चियनिटी में
तो घड़े बट गए, एक जो ऑर्थोडॉक्स पहले से था कैथोलिक, और दूसरे जो थे वो प्रोटेस्टेंट कहलाए। प्रोटेस्टेंट का लीडर कौन है? मार्टिन लूथर। अब ये देखिए कि जॉन हस जो है, प्रोफेसर हस, इनके फॉलोअर, इनके स्टूडेंट हसाइट्स, तो हसाइट्स अकेले मूवमेंट नहीं चला सकते थे। उनको क्या था, इनको क्या था, इनके साथ पीजेंट्री ऐड हो गई, मासेस। जब पीजेंट्री ऐड हुई तो ये पावरफुल हो गए, तो पावरफुल हो गए तो जाकर के ये दो धड़े में बट गए प्रोटेस्टेंट। मार्टिन लूथर क्या था? मार्टिन लूथर ये बेसिकली एक प्रीस्ट थे, जर्मन है मार्टिन लूथर। ही इज अ लर्नेड मैन, ही इज ऑल्सो प्रीस्ट, कंसिडर्ड टू बी अ मॉन्क। इन्होंने क्या किया, ये थियोलॉजी पे काम करते थे। थियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ रिलीजन। क्रिश्चियनिटी को जब पढ़ रहे हैं आप, स्टडी ऑफ रिलीजन को थियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी थीसिस, ये अच्छा ये क्या, वंस ही विजिटेड टू रोम, रोम की चर्च में जब ये गए तो इन्होंने देखा कि यहां तो पोप और बिशप की बहुत लग्जरी है और बहुत करप्शन है, अथॉरिटी पूरी सेंट्रलाइज्ड है, वेदर दे आर द रिलीजियस टास्क और अ नॉन रिलीजियस टास्क, ये सब इन्हीं के हैं। और यहीं से जर्मनी में भी गया, तो जर्मनी में भी मोरलेस ये सिस्टम देखते थे। तो उन्होंने अपनी थीसिस बनाई है, अगर आप इनको पढ़ोगे, मार्टिन लूथर के बारे में कहा जाता है कि वहां एक चर्च थी, विटेनबर्ग चर्च इन जर्मनी। विटेनबर्ग को यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है वो चर्च आज की तारीख में, उसकी इमेज देख लेना आप। तो विटेनबर्ग चर्च के गेट पर उन्होंने अपनी थियोलॉजी की थीसिस की 95 थीसिस वहां पे चिपका दिए, चस्पा कर दिए। अब इनकी थीसिस में क्या लिखा था? इनकी थीसिस में इन्होंने ये बताया कि जो सैल्वेशन है, चर्च में लोग क्यों जा रहे हैं? पोप ने ये कहा था कि तुम जब पैदा होते हो तो कुछ पाप लेकर के आते हो, इसीलिए भगवान तुम्हें भेजता है यहां, और जब तुम मरोगे, डेथ होगी, तो तब तक तुम्हारे सिन इकट्ठे हो चुके होंगे, और उन सिन से अगर तुम्हें दूर जाना, उन सिन से बाहर आने को ही सैल्वेशन बोलते थे। तो सैल्वेशन के तरीके कैथोलिक चर्च क्या बताती थी? वो परगेटरी बताती थी कि आप जो है, पहले तो स्टार्टिंग में जब सब कुछ ठीक था तो प्रेयर्स होती थी, मासेस होते थे, ठीक है, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि वो चैरिटी में, डोनेशन में और इसमें बदल गया। इसी को करप्शन बोलते हैं। द सिस्टम ऑफ साल्वेशन वाज चेंज ग्रेजुअली, ठीक है। सेल ऑफ इंटेलिजेंसेस होने लगा कि पोप कहने लगा कि तुम इतना डोनेट करो तो तुम्हारे यहां तक के सिन खत्म हो जाएंगे। इसका चेंज करते हुए मार्टिन लूथर जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, दिस सेलिंग ऑफ द इंटेलिजेंसेस इन द चर्च इज रॉन्ग, सैल्वेशन के और तरीके हैं। और उन्होंने आकर के ये जो मूवमेंट चला, इसका क्रेडिट इनको जाता है, मार्टिन लूथर को बढ़ाने का जाता है। तो ये प्रोटेस्टेंट के सबसे बड़े लीडर कहलाए। ध्यान देना कि कोई भी बड़ा मूवमेंट हुआ हो बिना मासिस के नहीं हो सकता, विदाउट पीजेंट्री नहीं हो सकता हो, ठीक है। अब इन्होंने जो मूवमेंट चलाया मार्टिन लूथर ने, ये ऐसा मूवमेंट था, इतना आगे बढ़ा कि इसमें भी फिर इसके भी सेक्ट्स बनते चले गए। आई एम कमिंग टू द पॉइंट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या सेक्ट्स बनते चले गए? मतलब ये हुआ, एक तो जर्मनी के अंदर ही दो भाग हो गए, एक तो रोमन्स हो गए, ठीक है, जो कैथोलिक थे, और दूसरे कहलाए ल्यूथरन, ठीक। और ल्यूथरन में भी दो भाग हो गए। अब ये ल्यूथरन इस प्रोटेस्टेंट है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट का मतलब ये था कि चर्च के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, एग्जिस्टिंग सिस्टम फॉर सैल्वेशन, दैट शुड बी चेंज्ड। यही रिफॉर्म है, यही रिफॉर्मेशन है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात ये थी
कि रिलीजियस कामों से चर्च, नॉन रिलीजियस कामों से चर्च अपने आप को दूर करे। दो बातें। लूथेरन भी ये आगे चल करके इसमें भी इन्हीं को फॉलो करते हुए कुछ लोग प्यूरिटन कहलाए और कुछ कैल्विन कहलाए, कैल्विनिस्ट कहलाए। कैल्विनिस्ट के फाउंडर है जॉन कैल्विन, ये लीडर है मार्टिन लूथर के बाद, ठीक है। और प्यूरिटन जो है ये तो चलेगा इंग्लैंड में, इन्होंने इंग्लैंड में जाके प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चलाया। तो इंग्लैंड के अंदर जो रिफॉर्मर लीडर्स थे जिन्होंने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट चलाया वो प्यूरिटन कहलाए। जर्मनी में जो रह गए वो कैल्विनिस्ट कहलाए। कैल्विन क्लेन ब्रांड सुना होगा आपने। अब ये पूरी जो कहानी आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, इसमें एक चीज दिमाग में जरूर रखना कि प्रोटेस्टेंट जो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ अच्छा कर दे रहे हैं, वो रिलीजन के खिलाफ नहीं है। इंग्लैंड की पब्लिक कोई रिलीजियस लिबर्टी के लिए नहीं लड़ रहे हैं ये लोग। दे आर नॉट अगेंस्ट द बाइबल, दे आर नॉट अगेंस्ट द रिलीजन, दे आर ओनली अगेंस्ट द सिस्टम प्रिवेल्ड। तो अगर रिलीजन के खिलाफ नहीं है, सिस्टम के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से ये जो क्लास है इसका कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि इनकी तो जरूरत है, प्रोटेस्टेंट लीडर को मासिस की जरूरत है। प्रिंस या किंग तो सामने आके लड़ नहीं सकता, पीछे से थोड़ा सपोर्ट कर सकता है, ठीक है। वो सपोर्ट करके मूवमेंट को आगे बढ़ाया। अब इससे फायदा किसको रहा, सोचिए। चर्च में रिफॉर्म होगा, चर्च में पोप की अथॉरिटी अगर कम होगी तो किंग की अथॉरिटी बढ़ रही है, क्योंकि किंग के खिलाफ नहीं है प्रोटेस्टेंट, क्योंकि किंग को नॉन रिलीजियस काम देखने हैं और पोप को रिलीजियस काम देखने, ये प्रोटेस्टेंट की डिमांड थी। तो नॉन रिलीजियस काम ज्यादा है डेली की डेली, तो किंग की पावर बढ़ रही है। तो किंग की पावर बढ़ेगी तो किंग सपोर्ट करेगा इनको, और इनको चाहिए प्रोटेस्ट मासेस चाहिए, पीजेंट चाहिए। पीजेंट के बिना ही मूवमेंट चला नहीं सकते थे, तो एट ए टाइम पीजेंट्स की मदद ली। बट जब पीजेंट्स को लगा कि हमारा कुछ नहीं हो रहा है, उनके वॉर्स और तेज होने लगे जब आपस में, तो पीजेंट्स को भी दबाया गया। मैं एक स्टेटमेंट किसी किताब से क्लिक करके लाया हूं आपको सुनाने के लिए, मार्टिन लूथर का। पढ़ के सुनाऊंगा आपको, लिखने की जरूरत नहीं है। मार्टिन लूथर कहते हैं, एक तो उनका स्टेटमेंट है, मतलब ये इसलिए पढ़ना बता रहा हूँ ऐसा ना हो आप लोग मार्टिन लूथर को समझ लो कि तो भाई गांधी जी थे वहां के, थे ही गांधी जी, रिफॉर्म लेकर के आए थे। बट मार्टिन लूथर को दूसरा भगवान मत समझना आप, ठीक है, उतना ही समझना, इतनी जरूरत है। तो मार्टिन लूथर कहते हैं, जब पीजेंट के ऊपर बात आती है, एन अर्ली किंगडम कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इनइक्वालिटी ऑफ पर्संस। इनका विचार है। अब आप ये समझ लो कि कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है कि इनइक्वालिटी जरूरी है, तो इसका मतलब ही इज नॉट बॉदर्ड फॉर द पीजेंट। ठीक, बात क्लियर। दूसरी बात, आप उनका एक डिटेल स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देयरफॉर लेट ऑल हु आर एबल hew them down, slaughter and stab them openly or in secret, and remember that there is nothing more poisonous, noxious and utterly diabolical than a rebel. You must kill him as you would a mad dog. If you do not fall upon him, be if you do not fall upon him, he will fall upon you and the whole land. ये थे मार्टिन लूथर।
अब देखिए क्या हुआ। जब ये मूवमेंट बढ़ रहा है, ठीक है, तो यूरोप में एक एम्परर आए हैं जिनका नाम है चार्ल्स फिफ्थ, ठीक है। और एक चीज समझना, यूरोप में कुछ डायनेस्टीज पढ़ेंगे आप बार बार, आपकी किताबों में भी आएगी। एक डायनेस्टी है हेप्स, कहीं हेप्स है कहीं हेप्स है, हेप्सबर्ग डायनेस्टी, ठीक है। ये डायनेस्टी 12th सेंचुरी 12th सेंचुरी में शुरू हुई थी डायनेस्टी ये, ठीक है। इसी डायनेस्टी के कोई एक रूलर है चार्ल्स, ये बन गए एम्परर। अब क्या हुआ कि जब रोमन और लुथेरेंस दो भाग हो गए मूवमेंट के चलते समय, तो कुछ राजा किंग जो थे वो रोमन्स के साथ चले गए, मतलब वो पोप को सपोर्ट करने लगे, और कुछ जो थे वो ल्यूथरन यानी प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट करने लगे। तो चार्ल्स फिफ्थ जो थे ये पोप के सपोर्ट में आ गए, ठीक है। चार्ल्स फिफ्थ की बात क्या थी कि ये जब पोप के सपोर्ट में आ गए तो इनके साथ क्या थी इस डायनेस्टी की। अच्छा एक चीज और बताता हूं आपको, ये जो डायनेस्टीज हैं, हैब्सबर्ग डायनेस्टी की विशेष बात ये थी कि ये बहुत समय तक रही, 1700 तक रही, और इसके एग्जिस्टेंस में बने रहने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था ये डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकल अलायंसेस करते थे ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, ठीक है। स्पेन का है तो ऑस्ट्रिया में किसी से शादी कर ली, किसी राजा के, ऑस्ट्रिया की है तो जर्मनी में किसी से शादी कर ली। तो इस तरीके से क्या होता था, चार्ल्स फिफ्थ के फादर, उनके ग्रैंडफादर, बहुत बड़ी एरिया जो है उनके पास ऑटोमेटिकली होता था। तो चार्ल्स फिफ्थ के पास उस वक्त बहुत बड़ा एरिया था, स्पेन था, इटली का पार्ट था, लगभग आधी जर्मनी थी, ठीक है, फ्रांस का पार्ट था। तो ये पोप के साथ चला गया, तो मतलब कि ये कैथोलिक रहा, ऑर्थोडॉक्स रहा, पोप की अथॉरिटी एक्सेप्ट करता रहा, तो एरिया स्ट्रांग रहेगा ये। इसी समय में आप देखेंगे इंग्लैंड में एक राजा हैं हेनरी एट्थ। इन्होंने कहा, अब चूंकि डिवाइड हो रहे हैं ना कौन किसकी साइड में जाएगा, इंग्लैंड की ज्योग्राफिकल स्थिति आप देख ही रहे हैं, फ्रांस से ऊपर आप जाएंगे तो एक अच्छा खासा सी का एरिया पड़ेगा, तो इंग्लैंड तो आसान था नहीं वहां जाना, ठीक है। तो इंग्लैंड, अभी हम मैप, ग्लोबल मैप भी खोलते हैं, तो इंग्लैंड में हेनरी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम, पोप एक ही था, रोम में बैठता था, उसी पोप की अथॉरिटी चारों तरफ चल रही थी, उन्होंने कहा नहीं पोप को हम नहीं मानते हैं, आज से पोप खत्म, हम तो प्रोटेस्टेंट हैं, ठीक है। उन्हें मौका मिल गया, और इंग्लैंड के अंदर जो चर्च थी, जो मिशनरीज थी, उन सब पर कब्जा कर लिया और सारी प्रॉपर्टी उसने अपने पास ले ली, ठीक, उसे मौका मिल गया, क्योंकि अब उसके साथ लूथरन्स थे, मासेज उसके साथ था। तो इंग्लैंड में हेनरी एट्थ ने, जो कैथोलिक थे, सारी प्रॉपर्टीज लेकर के प्रोटेस्टेंट बन गए, क्योंकि प्रोटेस्टेंट बन गए, और इनफैक्ट वहां पर चर्च का एक डिपार्टमेंट अलग से खोल दिया, उस डिपार्टमेंट का नाम था चर्च ऑफ इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये डिपार्टमेंट आज भी चलता है वहां पर, ठीक है। तो ये जो हेनरी फिफ्थ है ये प्रोटेस्टेंट बन गए, इसलिए आप इंग्लैंड में देखोगे तो आज इंग्लैंड इज अ प्रोटेस्टेंट कंट्री, प्रोटेस्टेंट रिलीज। अब एक चीज दिमाग में रखना, कैथोलिक ऑर्थोडॉक्स है इसका ये मतलब नहीं कि प्रोटेस्टेंट बहुत लिबरल हैं। और क्यों, इसने अपने आप को डिफेंडर ऑफ फेथ कहा कि आप डिफेंडर ऑफ फेथ मैं हूं, पोप नहीं है, फेथ को बचा करके रखना है। ये भी खूब इंक्विजिशन करते थे, जो कहानी मैंने आपको बताई वो इन्हीं की बताई थी, जिंदा जलाने वाली, ठीक है। तो हेनरी, अच्छा इनकी एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ही इज नोन फॉर 6 मैरिजेस। आई एम ऑलवेज सरप्राइज्ड, इट इज नॉट पॉसिबल टुडे, मिडिल क्लास फैमिली के लिए मतलब बहुत आसान नहीं दूसरी शादी कर लेना, तो ठीक है कुछ क्लासेस में डाइवोर्स चल रहा है, बहुत लिमिटेड उसमें, बट इट इज नॉट इजी। सोच लो तो पिताजी गिरा के मारेंगे, भाई मारने लगेंगे, चाचा ताऊ मारने लगेंगे,
दूसरे मारने लगे, है ना, ये आसान नहीं है। कोई डिस्प्यूट भी है तो घर वाले संभाल देते हैं। इनके शादी मतलब कब की बात, 6 शादी कर ली इन्होंने। ऐसे ही आप और किसी भी माइथोलॉजी में जाओगे, इस्लाम में शादी करने का सिस्टम देखिए, इवन हमारे यहां भी भगवान दशरथ ने कितनी शादी की, 3 की थी। सुमित्रा, कैकेयी और एक और कौन थी, कौशल्या, 3 शादियां की। मतलब शादियां देवर अलाउड एट दैट टाइम। अगर मांगना है धर्म से तो कुछ ये मांगो, क्या मांगते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, 6 शादी करी और 6 शादियों में इनकी मुझे जो याद है, 3 बच्चे इनके मुझे याद हैं। पहली इनकी लड़की हुई मैरी, ये कैथरीन एक थी, उनसे शादी हुई। कैथरीन कौन थी, स्पेन के राजा फर्दिनांद और इसेबेला से एक उनकी लड़की थी, वो उसका नाम था कैथरीन, विडो हो गई थी। उनकी शादी भाई ने कर ली, बोलो कोई बात नहीं, शादी करी और शादी का इनसे एक बेटी हुई मैरी, ठीक है। दूसरी शादी एक एनी बॉयलन से जो करी, उससे जो बेटी उसका नाम था एलिजाबेथ। हिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू शुड नो, बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील होता है। एलिजाबेथ, और एक और जो तीसरी से उनकी एक बेटा हुआ, उसका नाम था एडवर्ड। और ये शादियां भी जो हैं 2-2, 3-3 साल के अंतराल पे कर ली हैं। 1545 में हेनरी खत्म हो गया ये। तो एडवर्ड को एडवर्ड फर्स्ट के नाम से ये बनाए गए एम्परर इनकी जगह, ठीक है। एडवर्ड खत्म हो गया तो मैरी, क्वीन मैरी, ये क्वीन बनी थी ना, पढ़ते हो गए स्ट्रीम, क्वीन मैरी ये बनी एम्परर। और क्वीन मैरी के बाद बनी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, अभी जो खत्म हुई सेकंड है, ठीक है। और ये जो था हेनरी 8th, इसका फादर था, एक कम कर दो 7, उनकी डायनेस्टी थी टूडोर डायनेस्टी। तो 2 डायनेस्टी बहुत फेमस हैं। हैप्सबर्ग डायनेस्टी, जो आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब होगा तो आप पढ़ोगे, ऑस्ट्रिया, वियना और ये सब, स्लोवाकिया, जो सब पढ़ोगे, इस डायनेस्टी के लफड़े हैं सारे। टूडोर डायनेस्टी ये इंग्लैंड में इसने एस्टेब्लिश की थी, इसके फादर ने। और ये टूडोर डायनेस्टी एलिजाबेथ फर्स्ट पे आकर के खत्म हो जाती है, ठीक है। तो आज जो किंग बैठे हुए हैं वो टूडोर के नहीं है, वो आगे की हिस्ट्री बताएंगे कैसे किंग आ गए। तो लेकिन इससे एक चीज क्लियर आप लोगों को हो जानी चाहिए कि चूंकि हम इंग्लैंड पे ही आएंगे ना अल्टीमेटली, ये सारी चीजें पीछे रह जाएंगे, हम इंग्लैंड पे ही आएंगे। तो इंग्लैंड में क्या है, प्रोटेस्टेंट्स है। प्रोटेस्टेंट को किंग ने क्यों सपोर्ट किया, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी, और सारी प्रॉपर्टी अब उसके पास आ गई। चर्च ऑफ इंग्लैंड वहां से अलग, इंग्लैंड की जो चर्च है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड कहलाती है। आप यहां पे देखेंगे अपने जो चर्च है, वो ज्यादातर चर्च जो है दे आर डिनोमिनेशंस ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड। और चर्च का बॉस कौन है, अब पोप नहीं है, हा? अब किंग है, लेकिन नाम के लिए इन्होंने एक और नया कैरेक्टर बना लिया, उसको बोलते हैं आर्क बिशप। आर्क बिशप, बिशप। तो अब ये पूरे प्रोटेस्टेंट का आर्क बिशप, जो मेन मुखिया है पूरे विश्व का, जितने भी प्रोटेस्टेंट हैं उनका बॉस कौन है, आर्क बिशप। कहां बैठता है, इंग्लैंड, चर्च ऑफ इंग्लैंड में हेड लीड कर रहा है, नाम के लिए नॉमिनल है ये। और आर्क बिशप ही जब किंग बनता है तो किंग की ताजपोशी आर्क बिशप ही करते हैं वहां पर। एक्चुअल पावर लाइज इन द किंग, बट रिलीजियस हेड कौन है, रिलीजियस हेड इसलिए बना के रखा है कि पब्लिक को बताने के लिए कि अपने यहां नॉन रिलीजियस काम प्रोटेस्टेंट में किंग करेगा, और रिलीजियस काम के लिए ये है, ये खाली सेल्वेशन का काम करेंगे, ठीक है। ये सिस्टम आज भी वहां पे चला आ रहा है। और अब इनकी जो नीचे, अब इनकी इंग्लैंड से निकलेंगे, मान लो नीचे चला जाए फ्रांस, जर्मनी, रशिया, कहीं पे जहां जहां प्रोटेस्टेंट चर्च हैं वहां पर उस एरिया में, उस एरिया का एक बिशप होगा। नहीं, पहले तो देश में आएगा, इंग्लैंड से इंडिया में आएगा, तो इंडिया में जो मेन हेड होगा उसका वो मॉडरेटर होगा। जैसे इंडिया में 2 हिस्से में बटी हुई इंडिया, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चर्च ऑफ साउथ इंडिया। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का एक मॉडरेटर और साउथ इंडिया का एक मॉडरेटर।
चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नीचे उनकी डायसिस धर्मराज, और डायसिस में उनकी चर्च। तो एक डायसिस का बिशप हेड हो गया, बिशप के नीचे उसके प्रीस्ट सारे चर्च पे आ गए। ठीक है, तो आर्क बिशप इनके धर्म गुरु हो गए। इसी तरह पोप में आ जाइए, कैथोलिक्स में आ जाइए, तो कैथोलिक में पोप इनका धर्म गुरु है, आर्क बिशप नहीं है। तो मतलब आर्क बिशप एंड पोप एक ही प्लेस पे हैं। जो पोप पहले कभी बहुत पॉपुलर थे, वो अब खाली वेटिकन में रह गए, जरा सी जगह पे, नाम के लिए छोड़ दिया तुमको, बाद में हिटलर छोड़ गया था। ठीक है, थोड़ी सी जगह पे पोप, क्योंकि रिलीजन को आप खत्म नहीं कर सकते हैं। रिलीजन बहुत अच्छी बातें भी सिखाता है ना, उसी की वजह से जुड़ा हुआ है ना सब कुछ। तो ये एरिया इंग्लैंड का है। अगर यहां पर प्रोटेस्टेंट है तो आयरलैंड में क्या होगा, कॉमन सेंस से बताओ, कौन बताएगा? हाँ बोलो, आप कोई, आप कुछ बोलिए, क्या बोल रहे हो? कैथोलिक क्यों? बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। आज तक आयरलैंड की दुश्मनी चल रही इंग्लैंड के साथ, दिस इज ए लॉन्ग हिस्ट्री। तो यहां प्रोटेस्टेंट है तो आप यहां समझ लो कैथोलिक है। ठीक, अब आ जाओ यहां पर फ्रांस में, वो जो है ना लुइस 14 फ्रांस में। ठीक है, इसका एक चीफ मिनिस्टर है, उसका नाम है कार्डिनल रिचलू। ये एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर है। ये क्या कर रहा है कि इसने फ्रांस में तो जितने प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुए लूथरन्स के, उनको तो दबा दिया, क्रश कर दिया। बट फ्रांस के बगल में ये जर्मनी जो है, यहां पे इनको प्रमोट करता रहा। तो जर्मनी में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सिविल वॉर चला है। ठीक है, और दिस इज द रीजन कि जर्मनी और फ्रांस कभी एक साथ नहीं आए। किंग लुइस जो था, ये पैलेस ऑफ वर्सेले आप देखते हैं तो वो उसी का डिपिक्शन है, किंग लुइस का, उनकी लग्जरी का है। ठीक है, और किंग लुइस का ये रिचलू, ये एक्चुअल मैनेजमेंट देखते थे। इन्होंने अपने यहां तो प्रोटेस्टेंट को, इसका मतलब फ्रांस में कैथोलिक हो गए, कैथोलिक हैं यहां पे। जर्मनी में पार्शियली कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट मिलेगा आपको, क्योंकि यहां मूवमेंट कंटिन्यूसली चलता रहा। और चार्ल्स फिफ्थ जो मैंने बताए थे आपको, वो स्पेन, इटली, आदि जर्मनी, ये सब इनके कब्जे में। अब यहां पर अब आ गया सुलेमान, महमद के बाद सुलेमान। सुलेमान के लिए कहा जाता है सुलेमान द मैग्निफिसेंट, इसलिए कहा जाता है कि इनके समय में, सुलेमान के समय में पूरे तुर्की में बहुत ग्रैंड कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, ह्यूज लग्जरियस और ये इतना पावरफुल है कि यहां से होते होते वियना के गेट तक पहुंच गया। और वियना के गेट पे जब पहुंचा तो चार्ल्स फाइव ने कहा कि भाई क्या चाहते हो, पैसा चाहते थे, उन्होंने उनको पैसे दे दिए और वो वापस लौट आए। अदरवाइज सुलेमान पूरा ये यूरोप लेने वाला था, ये तो वापस आ गया। इसी समय सेंट्रल एशिया में भी खूब कंस्ट्रक्शन चल रहा, बड़ी बड़ी मैग्निफिसेंट मॉस्क और मैग्निफिसेंट लाइब्रेरीज आपको देखने को मिलेंगी। और इसी समय बाबर जो है वो भारत में आने वाले हैं। 16th सेंचुरी फर्स्ट हाफ की बात कर रहा हूं मैं। बाबर 1526 में भारत आ रहे हैं। बाबर वॉज बेटर देन दीज ब्लडी किंग्स। बाबर ज्यादा लर्नेड थे इनसे उस वक्त। क्यों, ये मैं बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इनके पीछे के रिफॉर्म्स की, जो रिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो उसके पीछे था क्या बेसिकली? प्रॉपर्टीज, सेल्फिशनेस, पीजेंट्स का कोई अपलिफ्टमेंट नहीं था। तो ये स्थिति आप पूरे, अच्छा अब देखिए क्या है, सुलेमान ने पोलैंड तो ले लिया था, हंगरी भी ले ली, यहां कहीं हंगरी होगी, हंगरी भी ले लिया।
ये रशिया अलग रहा थोड़ा सा, रशिया में कैथोलिक चर्च रही, ऑर्थोडॉक्स चर्च रही रशिया में, ठीक है। और ये जो सारा टर्मोइल आप देख रहे हैं बेसिकली इस यूरोप के इस पोर्शन में देख रहे हैं। यहां पर कोई बात नहीं, इस जगह पर एक एरिया है, अब तो कंट्री के नाम से जानी जाती है, नीदरलैंड, ठीक है। नीदरलैंड आज जो है, नीदरलैंड कंसिस्ट ऑफ अ 12 प्रोविंसेस। उसमें से 2 प्रोविंस जो हैं वो नॉर्थ हॉलैंड और साउथ हॉलैंड, वो किनारे पे ही हैं। क्योंकि स्पेन स्पेन के जब चार्ल्स 5 खत्म, आप बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, चार्ल्स 5 जब स्पेन के खत्म हो गए तो उनका बेटा था फिलिप सेकंड, ठीक है। एरिया बढ़ गया, फिलिप को दे दिया गया, ये हॉलैंड दे दिया गया फिलिप को, नीदरलैंड वाला एरिया दे दिया गया, और स्पेन तो था ही था। इन दोनों में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो मैं कल बता रहा था आपको, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहे थे। तो हॉलैंड में जो लोग थे वो डच कहलाए, हॉलैंड के जो लोग थे उनका जो रिलीजन था वो डच कहलाए। दे वर वेरी पावरफुल, वेरी गुड। एक कॉल ले लूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो कट गई बहन। दे वर वेरी पावरफुल, तो डच बाद में निकल करके आ रहे हैं। और इस वक्त मैंने आपको बताया था, हाँ दूसरी स्थिति और समझिए, ये जो अरब से यहां से जाते जाते जिन्होंने यहां पर स्पेन में सारसीन कल्चर डेवलप किया था 7वीं सेंचुरी में, सारसीन, उनको अब भगा दिया वहां से स्पेनिश ने, ठीक है। तो जब भगा दिया तो यहां पे क्या कैथोलिक्स डेवलप हो गए, ये नीचे आकर के यहां पे सेटल हो गए, ये वर्तमान स्थिति है। तो आप ओवरऑल इस वक्त देखेंगे कि स्पेन बिकेम द सेंटर पॉइंट, और स्पेन के पास क्या आ गया, उधर अमेरिका, मैक्सिको और पेरू आ गए। मैक्सिको और पेरू से क्या गोल्ड और वो सब जा रहा है उनके पास, तो उनके पास उनकी वेल्थ बढ़ रही है, वेल्थ बढ़ेगी तो ये पॉपुलर हो जाएंगे यहां पे। बाद में धीरे धीरे करके अब देखिए इसी पूरे एरिया में फ्रांस और जर्मनी आज तक नहीं मिल पाए, अभी जाकर के पिछले 2 महीने पहले चाइना ने दोनों के लीडर्स को मिलाने की कोशिश करी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रीजन यही रहे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के भी रीजन यही रहे, ठीक है। और पूरा इसी एरिया से सारी पूरे विश्व की राजनीति आप देखो सब यहीं से गवर्न है। इंग्लैंड बाद में निकल करके आ रहा है, और इंग्लैंड से ही लोग जाएंगे जो अमेरिका को बसा लेंगे जाकर के बाद में। तो आप देखेंगे ये पूरा एरिया यूरोप का, यही पूरा एक एरिया ये हो गया, दूसरा एरिया ये वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, और तीसरा एरिया ये साउथ ईस्ट एशिया। इन्हीं की तो बैलेंस ऑफ पावर चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर हैज गॉन टू यूएस, यूएस तो है नहीं यहां पे, यूएस और पावरफुल हो गया। कैसे पावरफुल हो गया, नॉर्थ अमेरिका और कैसे स्ट्रांग हो गया। तो ये सब चीज समझने की जरूरत नहीं क्या आपको, कैसे ये सब चीजें बढ़ती चली गई ना। तो मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं कि वो जाकर के कहां वहां से आएंगे तो डिफेंस की डील करके आए, बिना डिफेंस की डील के उनका कोई स्वागत नहीं है। अमेरिका में जनरल इलेक्ट्रिक एक बहुत बड़ी कंपनी है, वही अमेरिका है, उसी को समझ लीजिए, वही अमेरिका है, वही चलाती है, वही बनाती है, कौन प्राइम मिनिस्टर कौन प्रेसिडेंट बनेगा। 3-4 कंपनीज हैं वो चलाती है वहां पर। तो जीई इलेक्ट्रॉनिक्स जनरल इलेक्ट्रिकल्स जो है उसके साथ आपका कोई एक करार होगा, डिफेंस की डील होगी 100%। ये हमें 2 महीने पहले लग रहा है, मैंने शायद क्लास में भी कहा था कि कुछ मुझे आभास है कोई डील होने वाली है ना। मार्टिन लूथर लिख लीजिए हेडिंग, जरा 2-4 पॉइंट उनके बारे में लिखा दूं आपको। मार्टिन लूथर, ग्रेट प्रोटेस्टेंट लीडर, पॉइंट लिखा रहा हूं खाली, ग्रेट प्रोटेस्टेंट लीडर, सेकंड पॉइंट, अपोज द अथॉरिटी ऑफ चर्च,
तीसरा पॉइंट, नॉट एट ऑल टॉलरेंट इन रिलीजन. His Protestant movement did not bring any religious liberty in Europe. अगला पैरा चेंज करके लिखेंगे स्टार बना करके. Protestant revolt against Rome was due to economic distress. And the leader of Protestant movement had used masses, has used power of masses. But after some time, these leaders joined princes, CES, to suppress peasant wars. अब बहुत ही शानदार स्टेटमेंट लिखे हैं आप. एक दूसरा डबल कॉमा में लिखिएगा. द न्यू एज that was dawning, DAWNING, that was dawning, was the age of the middle class, the bourgeois. Full stop. From all conflicts and wars, of the 16th and 17th century, one can see this class, almost inevitable, running step by step. अब मैं आप ये हो गया, लिख लिया, राइट? आई नीड अनदर स्क्रीन. चलेगा नहीं? देखो एक चीज समझो फिर से. मैंने अपनी जब क्लास स्टार्ट की थी तो आपको फ्यूडल सिस्टम समझाया था, ठीक है? अब हम जरा एक लाइन ड्रॉ करते हैं समझने के लिए कि सबसे ऊपर नॉन रिलीजियस बात कर रहे हैं, ठीक है? पोप की और किसी की बात नहीं कर रहे हैं. सबसे ऊपर कौन है? किंग.
ठीक है, किंग के नीचे थे उनके फ्यूडल लॉर्ड्स। इन्हीं को हम लोग नोबल्स भी कह लेते हैं, ठीक है। और इसके नीचे था बुर्जुआ, या इसी को मर्चेंट क्लास भी कह लेते हैं, ठीक है। और बुर्जुआ के नीचे है पीजेंट। ठीक, बुर्जुआ क्लास मर्चेंट क्लास कैसे एमर्ज हुआ, दिस आई हैव डिस्कस्ड यू, ठीक है। अब देखिए, ये हमेशा एक सिस्टम है कि ऊपर के नीचे जो है या नीचे के ऊपर जो है, इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं हमेशा। पड़ोसी राज्यों में कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रिंसिपल पे एक समय के बाद जब किंग पावरफुल हुआ तो किंग और फ्यूडल लॉर्ड्स के भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, ठीक। फ्यूडल लॉर्ड्स और बुर्जुआ क्लास के भी कॉन्फ्लिक्ट हुए, और बुर्जुआ क्लास और प्रोटेस्टेंट के भी कॉन्फ्लिक्ट हुए। मैं अभी प्रूव करता हूं अपनी बात को। क्या गेम चल रहा है, पहले चर्च की पावर को खत्म करने के लिए किंग ने प्रोटेस्टेंट लीडर्स को प्रमोट किया और उन्होंने पीजेंट्स की सहायता ली, ठीक है। एक काम खत्म हो गया। अब किंग ने थोड़े समय के बाद आप यूरोप में देखेंगे कि फ्यूडल लॉर्ड से जो कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए बुर्जुआ क्लास की मदद ली, इन्होंने मर्चेंट क्लास की मदद ली। और बुर्जुआ क्लास की, चूंकि उनके पास वेल्थ थी, इनके पास पावर थी, इनकी वेल्थ से ये क्लास खत्म हो गया या बिल्कुल जीरो पे आ गया। अब जरा सोचिए, फ्यूडल सिस्टम का काम क्या था फ्यूडल लॉर्ड्स का, कि उनका काम था किंग को आर्मी देना, ठीक है। आर्मी देने वाले को किंग ने खुद खत्म कर दिया, क्योंकि फ्यूडल लॉर्ड्स पर लैंड बहुत थी, उनकी लैंड पर उन्हें कब्जा करना चाह रहा था। ये जैसे ही खत्म हुआ तो अब देखिए सिस्टम में कौन लोग रह जाएंगे, 3 लोग रह जाएंगे, किंग रह गया, बुर्जुआजी रह गया और पीजेंट रह गया। तो चूंकि ये बुर्जुआजी किंग और पीजेंट के बीच में था, इसलिए इसे मिडिल कहा गया, मिडिल क्लास कहा गया। और थोड़े समय के बाद जब किंग ऑथोरिटेरियन हो गया तो बुर्जुआजी ने किंग के खिलाफ मूवमेंट चलाए, जिसको पॉलिटिकल मूवमेंट हम कहते हैं, रेवोल्यूशन जो मैंने कल आपको बताया था, किंग के खिलाफ चला। जब इंग्लैंड में चला तो 1688 में किंग का गला काट दिया गया। रेवोल्यूशन किसने काटा? बुर्जुआजी ने। पॉसिबल था कभी? जब फ्रांस में चला तो फ्रांस की क्रांति कर दी बुर्जुआजी क्लास ने, और यही बुर्जुआजी क्लास जाकर के बनेगा कैपिटलिस्ट क्लास। और इसी बुर्जुआजी क्लास के पास जब पैसा, वेल्थ आएगा तो दे विल डेवलप नेवी, और जब ये नेवी डेवलप कर लेंगे तो ये निकलेंगे बाहर ट्रेड करने के लिए। ये आएंगे भारत में, ये आएंगे चाइना में, ये आएंगे सब जगह। ये वही बुर्जुआजी क्लास है, मर्चेंट क्लास, मिडिल क्लास। एंड दिस दे गेव राइज टू कैपिटलिज्म। फ्रेंच रिवॉल्यूशन तक आप देखते रहिए, सिंस द इंसेप्शन ऑफ द सिविलाइजेशन only one class was heavily exploited, that was this peasant class. Continuously लोगों ने इनको अपने यूज करते करते यूज किया। सो नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। इन्होंने, अब इनका तो कोई लीडर ही नहीं है ना प्रोटेस्टेंट का, इनकी बात आकर के करी थी रूसो ने, और रूसो से उठाया कार्ल मार्क्स ने, एंड कार्ल मार्क्स बिकम द लीडर ऑफ द proletariat and protestant, this peasant class. Karl Marx has given the concept of communism. तो वहां से इनके लिए कम्युनिज्म आ गया, और ये कैपिटलिस्ट।
अब कहीं किंग दिखाई पड़ता है आपको? कैपिटलिस्ट ने डेमोक्रेसी को प्रमोट किया। तो हम ये अब देखिए, ध्यान दीजिए जरा कि जहां जहां प्रोटेस्टेंट मूवमेंट बढ़ा, बल्कि ऐसे कहीं जहां जहां बुर्जुआजी क्लास डेवलप हुआ, वहां वहां प्रोटेस्टेंट मूवमेंट स्ट्रांग है। गेटिंग माई पॉइंट? जिस भी जगह आप देखोगे प्रोटेस्टेंट है, जहां पे प्रोटेस्टेंट चल रहा है धर्म, वहां पे कैपिटलिज्म मिलेगा आपको। ऑल द कैपिटलिस्ट कंट्री दे फॉलो प्रोटेस्टेंट रिलीजन मोर, और वो डेवलप्ड भी ज्यादा आपको मिलेंगी। ठीक है? तो इस तरह से ये क्लास जो है, ये क्लास, अब ये व्यक्ति, ये जो लोग हैं कैपिटलिस्ट माइंडसेट के लोग, नाउ दिस क्लास हु इज ओनिंग द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटी, दे विल कम टू द इंडिया बाय द सी रूट्स। तो मैंने कहा था मार्टिन लूथर क्या सोच रहा था, वैसे ये लोग क्या सोच रहे होंगे और किस माइंडसेट से यहां पर आए हैं। कल मुझे किसी ने पूछा था, वो लड़की आज आई नहीं, क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या? यही मतलब है कि दिमाग में कुछ और है, उनके मोटिव कुछ और हैं, क्लैंडस्टाइन मोटिव्स, छुपे हुए मोटिव्स, और वो यहां पे उसी मोटिव्स के साथ आए हैं। राइट? आई विल सम अप माय क्लास टुडे। आई हैव समड अप